हेलो, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 10 विज्ञान जिसका एक चैप्टर है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का जो नाम है वह है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और इसका जो पहला टॉपिक है वो है मानव नेत्र। इनकी सबसे पहले हमें मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। मानव नेत्र में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन से भाग क्या क्या कार्य करते हैं, इन सब के बारे में हमको वर्णन करना है। उसके बाद दृष्टि दोषों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि जैसे मान लो कभी किसी व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, कभी दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, तो ये होते हैं दृष्टि दोष। इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मानव नेत्र के बारे में। तो मानव नेत्र का यदि हम चित्र देखें तो हमको पुस्तक में कुछ इस तरीके से इसका एक डायग्राम दिया गया है, जो कि अगर इस डायग्राम को हम देखें तो ये इस तरीके से दिया गया है। यदि मैं इधर अगर खड़ा रहूँगा तो ये जो इस तरीके से जो हमको मानव नेत्र दिखाई देगी, ये वाला इसका ऐसे दिया हुआ है। यदि हम मानव नेत्र को सामने से देखें तो सामने से कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। जैसे अगर मान लो मैं खड़ा हुआ हूँ सामने, तो सामने से कुछ इस तरीके से हमको मानव नेत्र दिखाई देती है, लेकिन अंदर से जो इसकी संरचना होती है वो लगभग इसके जैसी होती है। अब इसके कौन कौन से भाग होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सफ़ेद वाला भाग, अब मानव नेत्र में ये जो इस पूरे घेरे के बाद में ये जो सफ़ेद वाला आवरण हमको दिख रहा है, सफ़ेद वाला भाग, इसको हम कहते हैं श्वेत पटल। जैसे अगर इस सामने से देखें तो ये जो सफ़ेद वाला भाग है ये वाला, इसको हम कहेंगे श्वेत पटल। और यदि साइड से अगर हम ऐसे होंगे तो पूरी बाहर वाली परत हो गई एक, ये जो बाहर वाली परत है, इस बाहर वाली परत को बोला जाएगा श्वेत पटल। अच्छा, अभी हम इसके सिर्फ भाग देख रहे हैं, भागों के कार्य बाद में देखेंगे। सबसे पहले इनके जो भाग हैं उनके हम नाम याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे बाहरी झिल्ली है ये सफ़ेद रंग वाली झिल्ली को बोला जाता है श्वेत पटल। इसके बाद में है कि ये जो हमारे पास एक गहरे रंग की जो पेशीय डायफ्राम हमको दिखती है, तो पेशीय है यहाँ पर जो पूरी गहरे रंग के मतलब अगर मैं सामने खड़ा हुआ हूँ तो ये जो हम आँखों का जो ये रंग है, जैसे किसी की काली आंखें हैं, किसी की भूरी है, किसी की नीली है, तो ये जो आँखों के रंग वाला भाग है, पूरा गोला वाला भाग, यानी कि ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं परितारिका। ये जो आँखों का रंग है, जैसे मान लो किसी की अगर भूरी आँखें हैं तो जो भूरा रंग है, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाएगा परितारिका, और इसको अंग्रेजी में आइरिस भी कहा जाता है, आइरिस। ठीक है, तो ये हो गए हमारे पास दो भाग। पहला हम लिख देते हैं यहाँ पर, अभी जो हमने देखा वो था श्वेत पटल। इसके बाद जो हमने 2 नंबर पर देखा वो है परितारिका। अब हम देखते हैं नंबर 3। अब ये जो परितारिका है इसके ऊपर एक परत होती है, और वो भी पारदर्शी परत होती है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार हम देख सकें। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, और इस झिल्ली को हम कहते हैं कॉर्निया। सबसे ऊपर जो ये झिल्ली पाई जाती है परितारिका के ऊपर, एक सफ़ेद जो पारदर्शी झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो 3 नंबर हो गया कॉर्निया। इसी का दूसरा नाम है स्वच्छ मंडल, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल जिसे कहा जाता है। तो ये क्या होती है? यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो परितारिका के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं जो बीच में छोटा सा छिद्र है, बीच में आंखों के बीच में, यदि आप आंखों के बीच में देखेंगे तो आपको एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा, और इस छोटे से छिद्र को हम कहते हैं पुतली। इसको हम कहते हैं पुतली। तो इस छोटे से जो छिद्र है, यानी कि बीच में होता है, इसको हम कहते हैं पुतली। अब इस पुतली के पीछे एक लेंस होता है, और लेंस में से प्रकाश की किरणें जाती हैं। अब यहाँ से यदि हम पुतली के पीछे देखें सामने से तो ये हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका यदि हम साइड से डायग्राम बनाए तो देखो ये बीच में तो होगा हमारे पास पुतली, और पुतली के पीछे ये जो आपको ऐसी संरचना दिखाई दे रही है लेंस की, ये वाले भाग, ये वाला लेंस होता है, और इस लेंस को हम कहते हैं क्रिस्टलीय लेंस। इस लेंस को कहा जाता है क्रिस्टलीय लेंस।
क्रिस्टलीय लेंस। और ये जो क्रिस्टलीय लेंस है यह जलीवत पदार्थ का बना होता है, अर्थात ये जलीवत एक पदार्थ का नाम होता है, उससे बना होता है। तो ये हमारे पास 5 भाग हो गए। अब यदि हम देखें यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरणें पीछे जा रही है और जहाँ पर किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, साफ प्रतिबिंब बनता है, वह हमेशा रेटिना पर बनता है। और यह अब जैसे नेत्र की हम बात करें तो नेत्र का आकार लगभग कैसा है, गोलाकार है। और इस नेत्र के भीतर वाली जो हमारे पास परत होती है, सबसे भीतरी परत, उसको हम रेटिना कहते हैं। भीतरी परत को रेटिना कहा जाता है। तो नंबर 6 हो गया रेटिना। और रेटिना का दूसरा नाम होता है दृष्टिपटल। इसका नाम होता है दृष्टिपटल। अब ये जो रेटिना है और इधर जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस, ठीक है, क्रिस्टलीय लेंस को हम नेत्र लेंस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। नेत्र का जो लेंस होता है उसे हम नेत्र लेंस भी बोलते हैं। अब ये जो नेत्र लेंस है और ये जो रेटिना है, इसके बीच में लिक्विड भरा रहता है। आँख के अंदर लिक्विड भरा रहता है ये वाला पूरे भाग में, और इस लिक्विड को हम काचाभ द्रव कहते हैं। इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, काचाभ द्रव। तो अगला भाग लिख देंगे हम काचाभ द्रव। काचाभ द्रव। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस, और ये जो हमारे पास कॉर्निया है, कॉर्निया, क्योंकि सबसे ऊपर जो परत पाई जाती है वो कॉर्निया, और इसी के पीछे जो नेत्र लेंस है उसके बीच में भी यहाँ थोड़ा सा एक लिक्विड और भरा रहता है। ये लिक्विड जो भरा रहता है, इस लिक्विड को हम जलीय द्रव या नेत्रोद भी कहते हैं। इसको हम जलीय द्रव या नेत्रोद भी कहते हैं। जलीय द्रव या नेत्रोद। तो ये हमारे नेत्र के लगभग 8 भाग पूरे हो गए। और जो लेंस अब ये जो लेंस है ये इसको किसी भी पदार्थ के द्वारा जुड़ा रहता है। तो ऐसे तो है नहीं कि ये पीछे केवल हवा में लटका हुआ है। जो पेशियाँ इन्हें पकड़ के रखती है लेंस को पीछे, जैसे ये लेंस है, जो ये पेशियाँ ये जिनके साथ ये जुड़ा रहता है, इन पेशियों को हम पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। लेंस जो जिन पेशियों के द्वारा जुड़ा रहता है उन पेशियों को हम पक्षमाभी पेशियाँ कहते हैं। और ये जो हमारे पास अगर किरणें पीछे जाती है तो ये जो दृक् तंत्रिका है ये इन संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इनका ज़्यादा कार्य नहीं है। तो मेन जो यहाँ पर नेत्र के भाग थे वो हमने देख लिए यहाँ पर 8। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए और उसके किन्हीं 2 भागों का वर्णन कीजिए। तो मानव नेत्र का एक तो डायग्राम आ जाता है और इसके कोई भी 2 पार्ट उनके बारे में आपको बताना है। जैसे इतने पार्ट हैं, इनके बारे में कुछ बताना है। कभी कभी क्या जाता है कि नीचे मतलब पार्ट के कार्य भी पूछ लेता है 1 नंबर का। जैसे आ गया कि परितारिका का कार्य बताइए, आ गया कि पुतली का कार्य बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं 1-1 नंबर के। तो अभी तक जो हमने देखे वो सब क्या थे, इनके भाग थे। इन भागों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो ये आपको सफ़ेद रंग की जो ये परत दिखाई दे रही है, सफ़ेद रंग वाली, तो सफ़ेद रंग वाली परत को बोला जाता है श्वेत पटल। क्या बोला जाता है? श्वेत पटल। अब इस सफ़ेद रंग की परत के बीच में जो आपको एक काले रंग की संरचना या भूरे रंग की जो आपको दिखाई दे रही है आँख, इस जो ये रंग वाली जो आपके पास भाग है इसको हम बोलते हैं आइरिस या परितारिका। आइरिस या परितारिका। ये हो गए 2। अब इस आइरिस या परितारिका के ऊपर अब इसके ऊपर भी एक झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली। इसके ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कॉर्निया या स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। और नेत्रदान के समय जो मानव नेत्र का जो भाग दान होता है वो कॉर्निया का ही होता है। अब इस परितारिका के बीच में जो आपको छोटा सा छिद्र दिखाई दे रहा है, इस छोटे से छिद्र को हमें पुतली कहते हैं। ये हो गए 4। पुतली के पीछे एक लेंस होता है जो इस संरचना में हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस लेंस जो यहाँ पर है पुतली के पीछे ये जो लेंस दिखाई दे रहा है ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। नेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस। नेत्र की जो सबसे भीतरी परत है जहाँ पर प्रकाश की किरणें जाकर टकराती है, वो वाली जो परत है वो कहलाती है रेटिना। सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं हम? रेटिना या दृष्टिपटल। अब ये जो रेटिना है और नेत्र लेंस है, इसके बीच में जो पूरा लिक्विड भरा रहता है, इस लिक्विड को कहा जाता है काचाभ द्रव।
देखो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो भरा रहता है उसको तो कहते हैं काचाभ द्रव। और ये जो नेत्र लेंस और ये जो ऊपर वाली परत थी कॉर्निया पारदर्शी झिल्ली, इसके बीच में जो ये लिक्विड भरा रहता है, ऊपर भी लिक्विड है थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं जलीय द्रव। आई होप शायद ये 8 भाग आपको याद हो गए होंगे। अब इन सभी के हम कार्य देखते हैं एक एक करके। तो श्वेत पटल क्या कार्य करता है? देखो श्वेत पटल यह हमारे नेत्र के अंदर जो चोट लगती है उससे सुरक्षा करती है। जैसे कोई कण चला गया तो उस कण से जो सुरक्षा करता है ये श्वेत पटल ही करता है। या फिर अगर कोई नेत्र के अंदर जो सबसे पहले अगर चोट लगती है तो सबसे पहले जो ये है श्वेत पटल ही हमारे नेत्रों की सुरक्षा करती है। तो यह चोटों से हमारी सुरक्षा करती है। और ये सफ़ेद रंग की होती है। कैसे रंग की होती है? सफ़ेद रंग और नेत्र की सुरक्षा करती है, ये इसका काम है। दूसरा वाला देखो परितारिका। अब परितारिका क्या है? परितारिका मैंने बताया था यह गहरे रंग का एक भाग होता है। अब परितारिका क्या होती है? यह नेत्रों को रंग निर्धारित करता है, यानी कि जो नेत्र में जो रंग प्रदान करने का कार्य होता है। जैसे किसी की अगर काली आंखें हैं, भूरी आंखें हैं या नीली आंखें हैं, तो ये जो रंग प्रदान हो रहा है आंखों को, ये कौन प्रदान करता है? ये परितारिका। तो नेत्रों को रंग प्रदान करना, नेत्र को रंग प्रदान करना पहला तो कार्य इसका ये है। लेकिन एक और इसका कार्य है, यह क्या होता है कि ये जो पुतली है इसके साइज को कम ज़्यादा करती है। पुतली के साइज को या आकार को कम ज़्यादा करती है। कैसे? हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो अगर हम अचानक बाहर धूप में चले गए और जैसे ही धूप में चले गए अगर हम धूप की या फिर अगर प्रकाश की ओर देखते हैं तो ये जो हमारी आंखें हैं वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि पुतली का आकार हो जाता है थोड़ा सा कम। तो जब पुतली का आकार कम होता है, यह कम करने का कार्य कौन करता है? परितारिका। और कभी यदि हम अगर अंधेरे कमरे के अंदर जाते हैं और हमको वस्तुएं दिखाई नहीं देती है तो उन वस्तुओं को साफ देखने के लिए हम आंखें बड़ी करके देखते हैं। तो आंखें बड़ी करके देखना तो मतलब पुतली का आकार थोड़ा सा क्या हो गया? बढ़ गया। तो अंधेरे में जाते हैं तो इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है और जब धूप में जाते हैं तो इसका आकार थोड़ा कम हो जाता है। तो पुतली का आकार कम होना या ज़्यादा होना ये भी जो नियंत्रित करता है वह परितारिका करता है। तो इसमें एक और लिख देंगे, पुतली के आकार को नियंत्रित करना। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं इनके कार्य। पुतली के आकार को नियंत्रित करना। इसके बाद में है कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। अब यह है एक पारदर्शी झिल्ली होती है ऊपर। जब प्रकाश अगर जाएगा, मान लो अगर किसी वस्तु से कोई किरणें आ रही है तो सबसे पहले जो किरणें आती है ये सब जो पारदर्शी झिल्ली है इसमें से होकर जाएगी। तो ये जो है मान लो बाहर वाली परत ये कॉर्निया है, तो सबसे पहले प्रकाश जो है इससे होकर फिर जाएगा ये पुतली से होकर नेत्र लेंस तक। तो इसका मतलब है यह प्रकाश को अपवर्तित करके पुतली में भेजता है और पुतली के बाद में फिर कहाँ चला जाएगा? ये नेत्र लेंस में। तो प्रकाश को अपवर्तित करना, यानी कि प्रकाश को अंदर की ओर भेजने का काम जो है, प्रकाश को अपवर्तित करना, यह कॉर्निया या स्वच्छ मंडल का काम होता है। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आगे हम देखते हैं, कॉर्निया हमने देख लिया। जो ऊपर जो ये पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है ये प्रकाश को अपवर्तित करके पीछे की ओर भेजेगा। अब यह जो प्रकाश जाएगा वो किस में जाएगा? पुतली के अंदर। मान लो अगर किसी वस्तु से कोई प्रकाश आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा? पुतली। अब पुतली क्या कार्य करती है? जो पुतली है यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात कि प्रकाश कितनी मात्रा में अंदर जाना चाहिए। मान लो अगर कम मात्रा में जाना चाहिए तो ये प्रकाश को कंट्रोल करेगा और कम मात्रा में भेजेगा। अगर कोई ज़्यादा मात्रा में भी भेजेगा तो यही कंट्रोल करेगा। अर्थात प्रकाश को कम अंदर भेजना है या ज़्यादा अंदर भेजना है, ये जो कंट्रोल करने का कार्य होगा वो इस पुतली का होगा। तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित जो करता है, मान लो यहाँ पर तो प्रकाश पूरा जा रहा है कॉर्निया से, अब अंदर जब जाएगा तो पुतली ये डिसाइड करेगी कि वह प्रकाश कितना जाना चाहिए, कि पूरा का पूरा जाना चाहिए या कम जाना चाहिए। तो जितनी आँखों की सुरक्षा के लिए
जो हमको प्रकाश चाहिए वो उतना ही पुतली जो है वो जाने देती है। जैसे धूप के अंदर हम जाते हैं तो प्रकाश की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका आकार कम हो जाता है। कम होने के कारण प्रकाश जो है वो कम मात्रा में आंखों में जाता है और हमारे नेत्रों की सुरक्षा हो जाती है। तो यह प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, मात्रा को नियंत्रित करना। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जो लगभग गलत हो जाता है वो क्या होता है कि जब कोर्निया का कार्य देख रही थी प्रकाश को अपवर्तित करता है, ये कंट्रोल नहीं कर रहा था, केवल अपवर्तित मतलब पीछे भेज रहा था, जबकि कंट्रोल करने का कार्य किसका है? पुतली का। यह आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पुतली कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में जब प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके जब आगे भेजा जाता है तो ये आएगा नेत्र लेंस के पास। अब हम बात करते हैं कि नेत्र लेंस क्या है? क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टलीय लेंस क्या है? तो क्रिस्टलीय लेंस जो है यह जेलीवत पदार्थ का बना होता है। जेलीवत जैसे प्रोटीन का बना होता है, जेलीहत, या जिलेटिन भी जिसको बोलते हैं, दूसरा नाम जेलीहत, जिलेटिन, जिलेटिन पदार्थ का बना होता है। अब ये जो लेंस है वो क्या कार्य करेगा? देखो कोई भी जो लेंस है, मान लीजिए उत्तल लेंस है, आपने उस प्रकाश वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। तो जब इसमें से अगर कोई प्रकाश जाता है तो ये प्रकाश को पीछे की ओर भेजता है, अपवर्तित करता है। तो जब प्रकाश इसमें से इस नेत्र लेंस में से जाएगा तो नेत्र लेंस क्या करेगा? इस प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाने का कार्य करेगा। कहाँ तक पहुंचाएगा? रेटिना तक ही पहुंचाने का कार्य करेगा। तो प्रकाश को रेटिना तक जो पहुंचाने का कार्य है वह किसका है? नेत्र लेंस का। प्रकाश को रेटिना तक पहुंचाना, क्योंकि जो हम प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर ही बनता है। प्रकाश को कहाँ तक पहुंचाना? रेटिना तक पहुंचाना। अब देखो ये जो नेत्र लेंस है इसकी साइज भी थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, और ये जो साइज कम ज़्यादा करती है यह पक्षमापी पेशियाँ करती है। जो ये पक्षमापी पेशियाँ हैं इसके द्वारा जुड़ा रहता है। जब पक्षमापी पेशियाँ जब खींचती है इनको तो ये थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसका आकार थोड़ा बढ़ जाता है, और जब ये आगे वापस रिलैक्स वाली स्थिति में आ जाती है तब इसका आकार बढ़ जाता है। इसके बाद में देखेंगे हम नेत्र की समझन क्षमता में इसको समझेंगे। तो बस इतना ध्यान रखना है, जो नेत्र लेंस है ये पक्षमापी पेशियों के द्वारा जुड़ा होता है। इसके बाद में है रेटिना या दृष्टिपटल। अब कोई भी अगर किसी भी पदार्थ से अगर कोई किरणें आ रही है, किरणें जो पीछे जाकर जब मिलेगी और जहाँ वो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रेटिना। उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं? रेटिना। तो रेटिना का कार्य क्या हो गया? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने का जो कार्य होता है वो बनाता है ये रेटिना। लेकिन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। यहाँ पर बनेगा उल्टा, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। तो फिर ये हमको वस्तु में सीधी क्यों दिखाई देती है? अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, मान लो अगर ये मार्कर है, तो अगर इस मार्कर से जो किरणें अगर रेटिना पर जा रही है तो मार्कर फिर प्रतिबिंब ऐसा बनेगा उल्टा। तो मेरे को मार्कर ऐसे उल्टा क्यों दिखाई नहीं दे रहा? तो क्यों नहीं देता? देखो, तो जैसे ही मान लो अगर किसी ऑब्जेक्ट से यहाँ पर सिग्नल चले गए तो यहाँ पर बहुत सारी कोशिकाएं होती है जिनको सुग्राही कोशिकाएं बोलते हैं, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। तो ये कोशिकाएं इस संकेतों को यहाँ से लेकर मस्तिष्क तक लेकर जाती है। इन संकेतों को, जो भी प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब के जितने भी संकेत हैं, जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं मस्तिष्क तक पहुँचाती है, और मस्तिष्क से उन सिग्नलों का अध्ययन करके उसका सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और जिसके कारण हमें वस्तुएं सीधी दिखाई देती है। मान लो अगर यही हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, अगर इसे किरणें अगर रेटिना तक जाएगी तो वहाँ पर प्रतिबिंब तो उल्टा बन रहा है, लेकिन अब वो जो सिग्नल हैं वो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं मस्तिष्क तक पहुँचाएगी, और मस्तिष्क जो है उन सिग्नलों को अध्ययन करता है और फिर हमको जो वस्तु है उसको सीधा करके दिखाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा बनता है और मस्तिष्क के द्वारा हमको सीधा दिखाई देता है। काचाभ द्रव, और काचाभ द्रव क्या होता है? अभी मैंने बताया था। काचाभ द्रव किसे कहा जाता है? देखो, रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में जो द्रव भरा रहता है उसे काचाभ द्रव बोला जाता है। और एक और है लास्ट का, जलीय द्रव। जलीय द्रव किसे कहते हैं? या नेत्रोद जिसको बोलते हैं। तो नेत्रोद
तो यही जो नेत्र लेंस है और ये जो कॉर्निया है, इसके बीच में जो ये लिक्विड भरा रहता है, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस या नेत्रोन। तो ये हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य। अब इसमें एक छोटा क्वेश्चन ये बन सकता है एमसीक्यू के अंदर, अगर हमने ये देखा है कि जो मानव नेत्र का जो आकार है वो लगभग गोलाकार है, तो इसका हम सेंटर मान लेते हैं, इसका सेंटर होगा, इसका क्या हो गया, सेंटर ओ। तो इसका ये पूरे का एक व्यास बनेगा, गोले का व्यास भी होता है हमको पता है, रेडियस आदि, और पूरी ये क्या होती है, व्यास। तो नेत्र गोलक का जो ये व्यास है ये लगभग कितना हो गया, तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है 2.3 सेंटीमीटर का। ये ज़रूर ध्यान रखना है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर का। तो उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, फिर चलते हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है नेत्र की संवेदन क्षमता। इस पर आप IMP लगा लीजिएगा, यहाँ से एक डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि नेत्र की संवेदन क्षमता क्या है। पहले इसको हम समझते हैं कि संवेदन क्षमता क्या है। मान लेते हैं यदि हमको पास की वस्तु देखनी है, तो पास की वस्तु देखने के लिए तो हमारी जो फोकस दूरी वो कम हो गई कि ज़्यादा हो गई। यदि एक वस्तु पहले दूर है, जब हम दूर को देखेंगे तो हमारी फोकस दूरी क्या हो गई, ज़्यादा। और जैसे अगर वस्तु को हम ऐसे पास में लेकर आएंगे, पास में लेकर आएंगे, पास में लेकर आएंगे, तो ये जो हमारी नेत्र की जो फोकस दूरी है वो कम होती जा रही है। तो फोकस दूरी क्या हो रही है, कम। यानी कि फोकस दूरी कम या अधिक होती रहती है। कब, जब यदि हम पास की वस्तुओं को देखेंगे तो फोकस दूरी कम होती है, और जब हम दूर की वस्तुओं को देखेंगे तो फोकस दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो फोकस दूरी का इस तरीके से कम या ज़्यादा होना, फोकस दूरी का कम या ज़्यादा होना। अच्छा, ये फोकस दूरी जो कम और ज़्यादा हो रही है वो किसकी हो रही है, नेत्र लेंस की, या जिसको हम अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ये कम ज़्यादा हो रही है, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस यानी कि जो पुतली के पीछे जो लेंस होता है, जिसको हम क्रिस्टलीय लेंस अभी नाम दिया था, उसी लेंस की बात हो रही है। देखो, मान लो अगर ये लेंस है इस तरीके से, ठीक है। अब इस लेंस को हम जानते हैं कि 2 पृष्ठों से मिलकर इसको बना हुआ मान सकते हैं। ये अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश, उसमें से हम अब उसकी बात कर रहे हैं। तो 2 पृष्ठ हो गए। तब इस पृष्ठ को यदि हम आगे बढ़ेंगे तो पूरा एक गोला बनेगा, पूरा क्या बनेगा, एक गोला बनेगा। और इस गोले की जो ये त्रिज्या होगी, इसका सेंटर ये होगा, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनेगी उसको हम बोलेंगे फोकस दूरी, या वक्रता त्रिज्या सॉरी। और इसकी आधी दूरी जो है ये होगी फोकस दूरी। तो इसका मतलब है ये इसकी फोकस दूरी हो गई, ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, सेंटर से लेकर, और इस पृष्ठ की जो दूरी है यहाँ तक, ये तो फोकस, इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। और यहाँ से इसकी जो आधी दूरी है वो होगी फोकस दूरी, जिसको हम लिखते हैं F से। अब मान लेते हैं यदि हमको दूर की वस्तु देखनी है, दूर की वस्तु देखनी है, तो ये जुड़ा रहता है पक्षमापी पेशियों के द्वारा, पक्षमापी पेशियों के द्वारा। तब दूर की वस्तु देखेंगे तो ये पक्षमापी पेशियाँ शिथिल हो जाती है। शिथिल का मतलब पतली हो जाती है या फैल जाती है। शिथिल कौन होती है, पक्षमापी पेशियाँ। पक्षमापी पेशियाँ जब शिथिल होती है, तो शिथिल होगी मतलब ये पक्षमापी पेशियाँ अगर खिंचेगी, अगर दूर देखेंगे तो ये खिंच जाती है ऐसे ऊपर की ओर। जब ऐसे ऊपर की ओर शिथिल हो जाती है तो जो नेत्र लेंस वो पतला हो जाता है। पहले इतना था और ये लेंस जो, अब मान लेते हैं कि ये इस तरीके से थोड़ा पतला हो गया, क्योंकि अगर हम किसी भी वस्तु को अगर ऐसे खींचते हैं तो वो थोड़ी पतली हो जाती है। क्या हो जाती है, पतली। जैसे अगर कोई हमारे पास कोई पॉलीथीन है, अगर वो फुली हुई है, पॉलीथीन को अगर हम ऐसे खींचेंगे तो उसका साइज़ थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऐसे पतला हो जाएगा। तो इस जो नेत्र लेंस है यह पतला हो जाता है, नेत्र लेंस पतला। जब नेत्र लेंस पतला हो जाता है तो इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी वो कम हुई कि ज़्यादा, तो इसकी फोकस दूरी हो जाती है अधिक। अभी इसको समझते हैं फोकस दूरी कैसे ज़्यादा हुई। फोकस दूरी बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं नेत्र लेंस है, पहले हमारे पास कुछ थोड़ा इतना मोटा था नेत्र लेंस, और ये पक्षमापी पेशियों के द्वारा जुड़ा हुआ था। अब ये नेत्र लेंस पक्षमापी पेशियाँ से शिथिल हो रही है, तो मतलब इसको खींचेगी, तो जो लेंस है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पतला। पहले की तुलना में थोड़ा सा क्या हो गया, पतला। तो पहले की तुलना में थोड़ा सा हो गया पतला। अब फोकस दूरी कैसे बढ़ रही है वो देखो। जब ये लेंस मोटा था
तो इसकी वक्रता ज़्यादा थी, मतलब घुमाव ज़्यादा था। इसमें घुमाव थोड़ा सा क्या है, कम। जैसे जैसे आप खींचेंगे इसकी घुमाव बहुत कम होती जाएगी, वक्रता बहुत कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है जब ये शिथिल होती है तो वक्रता इसकी क्या हो जाती है, कम। और जब ये वापस पहले वाली स्थिति में आती है तब इसकी जो वक्र है ये वक्रता क्या हो जाती है, ज़्यादा। तो पहले वाले में वक्रता ज़्यादा है, तो यदि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इसकी गोला बनेगा, और इस गोले की जो ये त्रिज्या होगी इसको हम बोलेंगे वक्रता त्रिज्या, और इसकी आधी दूरी जो है ये क्या होगी, फोकस दूरी। फोकस दूरी। अब ज़रा यहाँ पर ध्यान रखना, जब वक्रता ज़्यादा होगी तो गोला छोटा बनेगा, और वक्रता जब बढ़ता जाएगा ऐसे वक्रता और ज़्यादा मतलब कम होती जाएगी और ये पतला होता जाएगा तो गोला ज़्यादा बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये पतला हो गया, इसका यदि हम गोला बनाएंगे तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा ऐसे। तो जब ये गोला बड़ा बन गया तो इसकी फोकस दूरी भी क्या हो गई, बढ़ गई। ये सेंटर ओ होगा और यहाँ पर मान लेते हैं। तो देखो जैसे जैसे पतला होता जाएगा ये गोला बढ़ता जाएगा, क्योंकि पतले में जैसे लास्ट वाले मान लेते हैं ऐसे, तो इसका और बड़ा गोला बनेगा, तो फोकस दूरी और क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे इसका आकार बढ़ रहा है, हमको पता है त्रिज्या बढ़ रही है। देखो पहले त्रिज्या इतनी थी, अब त्रिज्या इतनी हो गई, तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी तो फोकस दूरी भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे अब ये कब बढ़ रही है, वक्रता त्रिज्या ज़्यादा कब हो रही है, जब लेंस क्या हो रहा है, पतला। तो लेंस जब पतला होता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ेगी तो इसका मतलब हम दूर की वस्तुओं को साफ देख सकते हैं। तो ये है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। जब दूर की वस्तुओं को देखा जाता है तो क्या होता है, दूर की वस्तुओं की ओर हम देखते हैं तो ये जो पक्षमापी पेशियां हैं ये शिथिल हो जाती है, खिंच जाती है इसे ऊपर की ओर। फिर अगर खिंच जाती है तो नेत्र लेंस हो जाएगा पतला। नेत्र लेंस क्या हो रहा है, पतला, और फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा ही यदि हमको पास की वस्तुओं से देखना है, पास की वस्तु को देखना है, तो इस बार हम क्या करेंगे कि ऐसे पास की वस्तुओं को जब देखेंगे तो जो पक्षमापी पेशियां हैं ये सिकुड़ जाएंगे, पहले वाले वापस क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो पहले शिथिल हो रही थी, अब ये हो जाएंगी, सिकुड़ जाएगी। और जब सिकुड़ जाएगी तो ये जो अगर ऐसे सिकुड़ेगी तो नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। इस बार पास की वस्तुओं को जब देखेंगे तो नेत्र लेंस कैसा हो जाएगा, मोटा। और जब नेत्र लेंस मोटा होगा अर्थात इसकी वक्रता बढ़ जाएगी तो इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम। और फोकस दूरी कम कब हो गई, जब हम पास की वस्तु को देख रहे हैं तो फोकस दूरी घट गई। तो ये हो गई पास की वस्तु जब देखते हैं तब। तो कुल मिलाकर इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो अभिनेत्र लेंस है यह अपने आप को कम या ज़्यादा आकार का कर लेता है। यानी कि कभी ये मोटा हो जाता है, कभी ये पतला हो जाता है जब वस्तुओं को हम देखते हैं। जब दूर की वस्तुओं को देखते हैं तब ये पतला हो जाता है, और पास की वस्तुओं को देखते हैं तब ये थोड़ा मोटा हो जाता है, जिसके कारण इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बदल जाती है। फोकस दूरी बदल रही है, दूर की वस्तु को देखेंगे तब इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, पास की वस्तु को देखेंगे तब फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अपनी फोकस दूरी को बार बार बदल रहा है या समायोजित कर रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, किसको समायोजित करता है, फोकस दूरी को समायोजित करता है, उससे ही हम क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस की क्षमता कहते हैं। अभिनेत्र लेंस की समझन क्षमता। तो समझन क्षमता किसे कहते हैं, परिभाषा आपको ये लिखनी है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। अपनी फोकस दूरी को क्या कर लेता है, समायोजित करता है, अर्थात ये कम या ज़्यादा करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, नेत्र की समझन क्षमता। कौन कर रहा है फोकस दूरी को कम या ज़्यादा, नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस। किसकी सहायता से हो रहा है, यह पक्षमापी पेशियों की सहायता से हो रहा है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आया होगा। दो बिंदु और देख लेते हैं, एक तो होता है निकटतम बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। निकटतम बिंदु और एक होता है दूरतम बिंदु, दूर बिंदु। अब इसमें देखते हैं हम, देखो निकटतम बिंदु का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास की वह वस्तु जिसको हम अधिक स्पष्ट देख सकते हैं और वह जो डिस्टेंस है उसको निकटतम बिंदु का नाम हम देते हैं। जैसे
किसी भी वस्तु को अगर हमको साफ देखना है तो कम से कम वह कितनी दूरी पर होना चाहिए। मान लो अगर हम इसको पास लेकर आएंगे तो एक निश्चित दूरी के बाद में हम उसको साफ नहीं देख सकते। तो इसका मतलब तो कम से कम दूरी होनी चाहिए पास की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए, वो होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। दूर बिंदु, दूर की वस्तु को साफ देखने के लिए वो अनंत हो सकते, इनफाइनिट, असीमित दूरी, अनंत। जैसे अब हमें रात को जैसे चंद्रमा को देख लेते हैं, चंद्रमा काफ़ी दूर है, उसको स्पष्ट देख लेते हैं तो दूरी भी काफ़ी हो गई। ऐसे ही तारे को हम देख पाते हैं, तारों की तो दूरी और भी ज़्यादा हो गई। तो दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने के जो है हमारे पास दूरी वो कितनी हो सकती है? अनंत। लेकिन पास वाली वस्तु को अगर स्पष्ट देखना है तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो कमेंट करके बताओ ये वाला टॉपिक क्लियर है कि नहीं है। फिर चलते हैं आगे दृष्टि दोष के बारे में। तब तक आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ तक ले सकते हैं। अगला टॉपिक है दृष्टि दोष एवं निवारण। और यकीन मानिए यहाँ से ज़रूर एग्जाम में आएगा, कोई ना कोई एक दोष या इसके निवारण के बारे में डेफिनेटली आएगा इस बार बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो दृष्टि दोष आइए समझते हैं दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं और उनका निवारण क्या है। तो दृष्टि दोष सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। देखो जब इन दोषों को हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बात हमको ध्यान देना है कि जैसे मैंने यहाँ पर पहला ले लिया है निकट दृष्टि दोष। अब इसमें ये पढ़ने पर तो ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष मतलब पास की वस्तु जो है वो अगर उसको देखने में हमको समस्या होती है तो उस दोष को हम नाम दे देते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें क्या है निकट दृष्टि दोष में कि निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की जो वस्तु है वह साफ दिखाई नहीं देती है। इस दृष्टि दोष को हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो हमेशा ध्यान रखना है। तो जल्दबाजी में ये मत देख लेना कि ओ निकट दृष्टि दोष मतलब पास की हमको दिखाई नहीं दे रही। नहीं, पास की तो हमको साफ दिखाई देगी। इस वाले में निकट दृष्टि दोष में निकट की तो साफ दिखाई देगी परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अब निकट, अब हम ये देखते हैं कि जब इसको फिर दूर दृष्टि दोष हमको नाम देना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है। तो वो देखो क्यों है। मान लेते हैं ये नेत्र है, ये नेत्र है और ये यहाँ से हम मान लेते हैं ये है नेत्र लेंस, इसके अंदर नेत्र लेंस। अब देखो यदि कोई यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है बहुत अधिक दूरी पर तो इससे जो है किरणें आएगी, ऐसे किरणें आएगी और ये नेत्र लेंस में प्रवेश करेगी। तो जब ये नेत्र लेंस में प्रवेश करती है, अगर रेटिना पर जाकर मिल जाती है, रेटिना पर जाकर मिल जाती है यहाँ पर, तो जब ये किरणें रेटिना पर जाकर मिल जाती है और जहाँ पर मिलती है वहीं पर उसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। वहीं पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अगर रेटिना पर जाकर मिलती है तो इस वाले स्थान पर इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? स्पष्ट बनेगा, स्पष्ट बनेगा। लेकिन अगर किसी को ये दोष हो जाए निकट दृष्टि दोष तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो जब ये अगर किसी को रोग हो जाता है तो इसमें जो ये नेत्र लेंस है ये, अब इसमें प्रकाश की किरणें यहाँ तक तो आती है सेम ही, जैसे ऊपर वाले में आ रही थी यहाँ तक आ रही है। लेकिन जैसे ही ये जाएगी तो रेटिना पर मिलनी चाहिए। कहाँ पर मिलनी चाहिए? रेटिना पर। लेकिन ये रेटिना पर मिलने से पहले ही, ये रेटिना पर मिलने से पहले ही कुछ दूरी से पहले ही मिल जाती है। अब देखो इसको मिलना था यहाँ पर रेटिना पर, रेटिना पर नहीं मिल रहा और ये मिल गया पहले ही इस बिंदु पर, यानी कि इस बिंदु पर अब यहाँ पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस बिंदु पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। और ये किरणें आगे ऐसे चली जाएगी। अब यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है और रेटिना है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो अब हमको प्रतिबिंब दिखाई देगा वो थोड़ा सा अस्पष्ट दिखाई देगा, अस्पष्ट दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? दिखाई देगा।
तो देखो यहाँ पर पहला जो प्रतिबिंब बन रहा है और इसी दोष को हम कहते हैं निकटदर्शी दोष। इनकी ये जो बिंदु है ना वो इधर आ गया। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो पहला कारण क्या है, जो ये नेत्र गोलक दिख रहा है, यहाँ पर हम लगा देते हैं कारण। पहला कारण क्या हो सकता है, मान लो नेत्र गोलक है, ये इसका जो आकार है पीछे से वो धीरे धीरे बढ़ गया होगा। नेत्र गोलक का आकार बढ़ जाता है कभी कभी। तो देखो क्या होगा, ये जो नेत्र गोलक है इसका आकार ऐसे है और पीछे से थोड़ा कभी कभी ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है, इसका आकार ऐसे बढ़ जाता है। और जब आकार बढ़ जाएगा तो ये देखो ये पहले ही मिल जाएगा यहाँ पर, तो पीछे से नेत्र गोलक का आकार क्या हो गया, बढ़ गया। जबकि ये मिल रही थी वो पहले वाले स्थान पर ही मिलेगी। तो नेत्र गोलक का आकार क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। तो ये पहले हो गया, ये वाली हो गई हमारे पास। तो पहला रीजन क्या हो सकता है, नेत्र गोलक का लंबा होना। नेत्र गोलक का लंबा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, ठीक है। तो पहले तो ये हो सकता है कि पीछे से जो है ना नेत्र गोलक ये थोड़ा सा लंबा हो गया और इसलिए इसका बिंदु थोड़ा पहले आ गया और यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, जो कि अस्पष्ट दिखाई देगा। दूसरा क्या हो सकता है, मान लेते हैं अगर ये नेत्र गोलक अगर लंबा नहीं हुआ है, नेत्र गोलक लंबा नहीं हुआ है, तो दूसरा क्या रीजन रहा होगा, तो दूसरा कहीं ना कहीं इस नेत्र लेंस में कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई होगी। तो नेत्र लेंस में हम समझते हैं, जैसे नेत्र लेंस है और उत्तल लेंस का जरा याद करो, अध्याय नंबर 9 में आपने पढ़ा होगा। अगर कोई किरणें ऐसे जा रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये किसी न किसी बिंदु से होकर गुजरेगी। मान लेते हैं ये बिंदु ये है, ये बिंदु ये है। अब देखो यहाँ से तो सेम ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन रही है। यदि मैं इसकी वक्रता को बढ़ा दूँ, वक्रता बढ़ाने का मतलब हो गया नेत्र लेंस को मोटा करना। वक्रता जैसे अब इसकी देखो, वक्र मतलब कितना घुमा, अगर मैं पूछूं ये वक्र कितना है, अभी वक्र है ही नहीं। अगर बोलूँगा अब वक्र कितना है तो बोलेंगे अब थोड़ा सा ज़्यादा वक्र हो गया, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा गोल हो गया। अब देखो और भी ज़्यादा गोल हो गया, मतलब वक्रता क्या हो गई, बढ़ गई। तो और भी वक्रता बढ़ गई। देखो अगर ये हम ऐसे बात करें तो इसमें कितना वक्र है ही नहीं, बहुत कम है। फिर बोलूँगा अब इसमें बताओ, बोलेंगे हाँ ये थोड़ा सा वक्र हो गया, ये थोड़ा सा गोल हो गया। अब बोलेंगे और इसकी तो वक्रता इससे भी ज़्यादा हो गई क्योंकि ये और ज़्यादा गोल हो गया। बोलूँगा अब बताओ, अब आप बोलेंगे कि इसकी तो और भी ज़्यादा वक्रता हो गई। तो इस तरीके से वो जितना ज़्यादा गोल होगा उसकी वक्रता उतनी ज़्यादा होगी। यदि इसकी वक्रता बढ़ जाए, वक्रता बढ़ने का मतलब ये ज़्यादा क्या हो जाए, गोल हो जाए। नेत्र लेंस मान लो अगर ऐसे और गोल हो गया, नेत्र लेंस क्या हो गया, गोल हो गया ऐसे। अब हमको पता है अगर नेत्र लेंस गोल हो जाएगा तो ये जो किरणें हैं, किरणें तो ये देखो जितना ज़्यादा गोल होगा ना ये उतनी ही ज़्यादा पहले मिलेगी, उतनी ही ज़्यादा पहले। यदि इसको और ज़्यादा गोल कर देंगे, ऐसे और ज़्यादा गोल कर देंगे तो ये इससे भी पहले मिलेगी आकर यहाँ पर। और जितना ज़्यादा अगर आप इसकी वक्रता बढ़ाएंगे तो ये उतनी ही अधिक दूरी पर जाकर मिलेगी, ऐसे करके यहाँ से लेकर यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, यदि वक्रता बढ़ जाती है तो उसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोकस दूरी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम। जितनी ज़्यादा वक्रता होगी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी, और जितनी वक्रता कम होगी या जितना जो लेंस पतला होगा उसकी वक्रता उतनी ही, उसकी जो फोकस दूरी है उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ से देखो दूसरा कारण क्या हो सकता है, मान लेते हैं ये जो लेंस है इसकी वक्रता क्या हो गई होगी, वक्रता ज़्यादा या कम। अभी मैंने बताया था ये अगर पहले मिल रहा है इसका मतलब वक्रता ज़्यादा हो गई, तभी पहले मिल रहा होगा। अगर हाँ पीछे मिलता तो हम कहते ये पतला हो गया, लेकिन अभी तो कैसा हो रहा है, मोटा। जितना ज़्यादा ये मोटा होता जाएगा ये पहले आता जाएगा बिंदु, तो वक्रता बढ़ गई। दूसरा रीजन लेंस की वक्रता का बढ़ना, लेंस की वक्रता का बढ़ना। ये इसका ये भी याद रख सकते हो, या फोकस दूरी का कम होना। फोकस दूरी क्या हो गई होगी, कम। देखो फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई। ध्यान रखना अगर वक्रता बढ़ेगी तो फोकस दूरी क्या होगी, कम, और अगर वक्रता कम होगी तो फोकस दूरी क्या होगी, ज़्यादा। तो ये इसके दो रीजन हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा फिर इसका निवारण क्या है, इसको सही कैसे किया जा सकता है, तो आइए इसको सही करते हैं। अब ये जो इस नेत्र लेंस से जो किरणें जा रही थी वो पहले ही जाकर मिल रही है। अब हमको क्या करना है, प्रतिबिंब तभी साफ बनेगा जब ये किरणें इस रेटिना तक जाकर पहुँचे, रेटिना तक जाकर पहुँचे। यदि इनको हमको रेटिना तक पहुँचाना है तो हमको पता है इन किरणों को थोड़ा सा पीछे की ओर फैलाना है। अब लेंस हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। हमको पता है उत्तल लेंस तो क्या करता है,
प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, मोड़ने का काम करता है, जबकि अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को थोड़ा सा फैलाता है। जैसे ये अवतल लेंस है और ये थोड़ा सा ऐसे फैलाता है, जबकि उत्तल लेंस क्या करता है, यह प्रकाश की किरणों को ऐसे मोड़ता है। यदि इससे पहले हम उत्तल लेंस लगा दें, कौन सा लेंस लगा दें, उत्तल लेंस, तो देखो जैसे अगर उत्तल लेंस लगाएंगे, मान लो आंखों से आगे हम उत्तल लेंस लगा दें, तो उत्तल लेंस क्या करेगा, ये जो किरणें आ रही है इसको तो और ज़्यादा मोड़ देगा, तो ये तो और पहले मिल जाएगी, तो प्रतिबिंब यहाँ पर तो बना ही नहीं, तो साफ हमको दिखाई देगा नहीं। हमको क्या करना है, अगर हम उत्तल लेंस नहीं लगा सकते तो कौन सा लेंस लगाएं इस बार हम लगा कर देखते हैं अवतल लेंस। कौन सा देखते हैं, अवतल लेंस। तो मान लेते हैं इसके मार्ग में हमने लगा दिया अवतल लेंस, ये वाला कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस से किरणें जाएगी। अब अवतल लेंस का हमको पता है ये इन किरणों को थोड़ा सा ऐसे फैला देगी, थोड़ा सा क्या कर देगी, फैला देगी, क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, फैलाता है। तो ये जो किरणें आ रही है अवतल लेंस इसको थोड़ा सा फैला दिया और ये नेत्र लेंस तक पहुंचा रही है। तो अब ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक फैलकर जो गई है, ये अब आगे जाकर रेटिना पर मिल जाएगी। ये जाकर कहाँ मिल जाएगी, रेटिना पर, और रेटिना पर इसका क्या बना लेगी, प्रतिबिंब। इसका दूसरे डायग्राम से हम समझते हैं। ऊपर वाले को मैं साफ कराऊँ यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कोई हमारी ये नेत्र है और ये नेत्र लेंस है। इस नेत्र लेंस के सामने अगर अवतल लेंस लगा दिया जाता है, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। यहाँ से किरणें आ रही है वस्तु से, तो ये इसको थोड़ा सा फैलाएगी, पहले ऐसे फैला दिया, क्योंकि पहले तो ऐसे सीधी जा रही थी, लेकिन हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर लेंस लगा दिया अवतल लेंस, तो ये इसको फैला दिया, ये वाली फैला दी। फैलाने के कारण क्या हुआ कि अब ये जो जाकर है ना, ये कहाँ पर मिल जाएगी, रेटिना पर, और यहाँ पर हमारा जो है प्रतिबिंब साफ बन जाएगा। तो हमने देखा निकट दृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा लेंस काम में लेना चाहिए, अवतल लेंस। कौन सा लेना चाहिए, अवतल लेंस। ये पूछ लिया जाता है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है, अवतल लेंस। इसको ऐसे भी सब याद रख सकते हैं, आप सीरियल देखते होंगे, जैसे अवनी किसी का नाम है, अवनी से याद रख लेंगे। अव से तो होता है अवतल लेंस और नी से होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। आई होप आपको ये दोष समझ में आ गया होगा। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मिलते हैं हम अगले दोष के अंदर। अगला है दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। अभी उसका उल्टा हो जाएगा, जो अभी हमने एक में पढ़ा सब कुछ उसका उल्टा होगा, ध्यान रखना। जैसे निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन दूर की दिखाई नहीं दे रही थी। तो दूर वाले की साफ दिखाई देने के लिए बीच में कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, अवतल लेंस। अब इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष के अंदर दूर की तो साफ दिखाई देगी, दूर की वस्तुएं आपको स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इस रोग को क्या कहा जाता है, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। कभी कभी आपने वो व्यक्ति देखे होंगे, जब अखबार अगर पढ़ते हैं तो उसको साफ दिखाई नहीं देता, ऐसे दूर करके पढ़ते हैं, तो पास की तो दिखाई नहीं दे रही थी, तभी उसको दूर करना पड़ रहा है, क्योंकि दूर से तो उसको साफ दिखाई देगा। इस रोग को हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। कुछ महिलाओं को भी आपने देखा होगा, सिलाई मशीन के अंदर जब धागा अगर उसमें डालने की कोशिश करती है सुई के अंदर, तो वो डल नहीं पाता, ऐसे दूर कर करके इसको डालती है। तो ये जो रोग है वो यही है, क्योंकि उसके पास की साफ दिखाई नहीं दे रही, दूर या दीर्घ दृष्टि दोष। अब अगर आपको पहला वाला याद है तो दूसरा वाला आप कर लेंगे। देखो कैसे, तो हमको पता है स्वस्थ व्यक्ति की जो आंखें हैं उसका जो हमेशा प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर बनेगा। लेकिन अब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्या होगा, ये नेत्र लेंस है, ये यहाँ से किसी वस्तु से आ रही थी किरणें। अब ये जो किरणें हैं, पहले वाले में तो क्या हो रहा था, ये पहले मिल रही थी, इसको फैलाने के लिए हम अवतल लेंस लगा रहे थे। अब इसमें क्या है कि जब पास की थी, पास की, तो वो जो है किरणें वो इस दृष्टि पटल से भी पीछे बनेगी, रेटिना से पीछे मिलती है। अब ये ऐसे जाएगी और ये हमको पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे, यानी कि ये वाला इस बिंदु पर हमको प्रतीत होगी। तो इस बिंदु पर अगर ये प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, अस्पष्ट। कैसा बनेगा, अस्पष्ट। तो इसका मतलब है ये बिंदु यहाँ पर आना चाहिए, रेटिना पर आना चाहिए। तो अब इसमें क्या होता है कि इसके कारण क्या रहे होंगे, पहले तो कारण देख लो। कारण परिभाषा सेम वही है, उसकी उल्टी होगी। तो कारण क्या रहा होगा, पहले वाले में देखो नेत्र गोलक लंबा हो गया था तो बिंदु अंदर आ गया था, इसमें ये हो गया होगा नेत्र गोलक का आकार कैसा हो गया, छोटा। तो कभी कभी नेत्र गोलक का आकार अगर छोटा हो जाता है तो भी ये रोग हो जाता है। नेत्र गोलक का आकार कम होना, आकार क्या हो जाए, कम हो जाए,
दूसरा रीजन, अब उसमें देखो, उसमें हमने क्या लिखा था कि उसकी जो वक्रता है वो बढ़ गई थी या फोकस दूरी कम हो गई थी। फोकस दूरी कम हो गई थी तभी बिंदु अंदर आया था। इसमें क्या हो रहा है, इसमें फोकस दूरी बढ़ गई है। फोकस दूरी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो दूसरा रीजन लिख देंगे फोकस दूरी का बढ़ना, फोकस दूरी का बढ़ना, फोकस दूरी का बढ़ना। अब इसका निवारण क्या करें, कैसे आएगा? अच्छा, इसका निवारण भी तो बताना हमको। यानी कि ये किरणें कैसे भी करके अगर इस वाले बिंदु पर इधर आनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, ये जो किरणें हैं ये थोड़ी सी मुड़नी चाहिए और मुड़कर यहाँ पर आनी चाहिए। मतलब ये थोड़ी सी ऐसे मुड़नी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए। तो हमको पता केंद्रित कौन सा लेंस करेगा, उत्तल लेंस। यदि इनके मार्ग में हम लगा रहे हैं उत्तल लेंस, कौन सा लेंस लगा रहे हैं, उत्तल लेंस। अब ये देखो ये किरणें ऐसे जा रही थी, तो सबसे पहले तो ये इनको थोड़ा सा मोड़ देगी, ऐसे दोनों को क्या कर दिया, मोड़ दिया। उत्तल लेंस का कार्य क्या है, प्रकाश की किरणों को केंद्रित करना। और फिर जब ये आगे जाकर मिलेगी तो ये रेटिना पर जाकर मिल जाएगी। कहाँ जाकर मिलेगी, रेटिना पर, ऐसे ये जाकर ये, और यहाँ से ये वाले। और जब ये रेटिना पर जाकर मिलेगी तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, बिल्कुल साफ। तो इसका मतलब है दूरदृष्टि दोष के इलाज के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे, उत्तल लेंस। तो आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके जो चश्मे हैं, बड़े बुजुर्गों के चश्मे, तो वो थोड़े से, वो सबके अंदर अधिकांश में कौन से लेंस होते हैं, उत्तल लेंस। और जो विद्यार्थी के जीवन में जब दूर की जो खराब हो जाती है देखने के लिए, तो उनमें जो लेंस लगा रहता है वो अवतल लेंस, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें उत्तल लेंस। तो इसका इलाज के लिए उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। अब याद कैसे रखना है, या तो उर्दू शब्द से, उर्दू हमको पता है, किसी को आती किसी को नहीं आती। उर्दू का ऊ का मतलब हो गया उत्तल लेंस, उर्दू का मतलब हो गया दूरदृष्टि दोष। या एक शब्द से आप याद रख सकते हैं, उड़ान शब्द से। उड़ान, उड़ान का मतलब क्या है, यू का मतलब है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किस में काम में लेंगे, दूरदृष्टि दोष। उत्तल लेंस, यू से उत्तल लेंस, डी से दूरदृष्टि दोष, ए से अवतल लेंस, एन से निकट दृष्टि दोष। एन से निकट दृष्टि दोष, ए से अवतल लेंस, यू से उत्तल लेंस, डी से दूरदृष्टि दोष। UDAN, उड़ान। ठीक है, इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप ये दोनों दोष आपको शायद क्लियर हो गए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये दोनों दोष क्लियर हैं कि नहीं हैं। चलो ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट दोष के अंदर। अगला है जरा दूरदृष्टिता। जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। जरा का मतलब ऐसे होता है बुढ़ापा, यानी कि बुढ़ापे में होने वाला रोग, आंखों से संबंधित बुढ़ापा। अब क्या होता है कि जैसे जैसे अगर किसी व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है, या फिर वो धीरे धीरे अगर बूढ़ा हो जाता है, या फिर आयु बढ़ती जाती है, तो उसकी जो पक्षमापी पेशियां हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। पक्षमापी क्या होने लग जाएंगे, धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाएंगे। और जो उसका क्रिस्टलीय जो लेंस था उसका लचीलापन भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। अब इसका मतलब समझते हैं। मान लो ये नेत्र लेंस है, और हमको पता है नेत्र लेंस ये किसके द्वारा जुड़ा रहता है, पक्षमापी पेशियों के द्वारा, पक्षमापी पेशियों के द्वारा। तो देखो ये जो पक्षमापी पेशियां हैं ये इसको खींचेगी, फिर ये इसको ऐसे लेकर आएगी, तो इसका आकार कम ज़्यादा होता रहता है। तो लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी ये क्या होने लग जाएगी, कमज़ोर। पक्षमापी पेशियां कैसे होने लग जाएंगी, कमज़ोर। अगर कमज़ोर हो जाएगी तो देखो ये जो काम करना बंद कर देगी। मतलब ये जो पक्षमापी पेशियां हैं इस लेंस को ये मोटा नहीं होने देगी। मान लो कमज़ोर हो गई और बस ये जो है यहीं तक ही रहेगी, अब इसको और कम आने नहीं देगी। तो जब नहीं आने देगी तो इसका मतलब है जो इसकी वक्रता है वो उतनी की उतनी रहेगी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों घटेगी, मान लो अगर ये पक्षमापी पेशियां कमज़ोर हो गई, ठीक है, और मेरे को अब पक्षमापी पेशियां कमज़ोर हो गई तो ये अभी इसको नीचे नहीं आने देगी। अगर मेरे को पास की वस्तु देखनी है तो पास की वस्तु को देखने में मेरे को जोर आएगा, ठीक है, काफ़ी मेरे को समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो फोकस दूरी जो है ये फोकस दूरी क्या हो गई, घट गई। किसकी वजह से, पक्षमापी पेशियां के कमज़ोर होने के वजह से। अगर पास की वस्तु देखेंगे तो फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई, फोकस दूरी कम। सेम वही है दूरदृष्टि। अब जो हमने देखा दूरदृष्टि दोष, दूर की तो साफ दिखाई देगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देती है। और जो बुढ़ापे में ये अधिकतर बीमारी होती है इसलिए इसको जरा दूरदृष्टि था। देखो नाम से ही है जरा दूरदृष्टि था, वही दूर
दूर वाली। तो बुढ़ापे के अंदर ये जो रोग होता है इसको कहते हैं जरा दूरदृष्टिता दोष। फोकस दूरी कम हो जाती है और पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? अस्पष्ट। दूर की तो देख लेगा लेकिन उसको पास की दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पक्षमापी पेशियां क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। तो इसका कारण क्या होगा? जरा दूरदृष्टि का कारण या तो पक्षमापी पेशियां कमज़ोर होना, पक्षमापी पेशियां कमज़ोर, पक्षमापी पेशियां कमज़ोर। दूसरा कारण क्या हो सकता है? जो ये क्रिस्टलीय लेंस है इसके लचीलेपन में कमी, यानी कि अब ये जो है ना वो कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसके लचीलापन क्या हो गया? बिल्कुल खत्म। जितना ज़्यादा लचीलापन था ये कम ज़्यादा हो रहा है। अगर लचीलापन भी खत्म हो गया तो ये ऐसे इसकी वक्रता नहीं बढ़ेगी। वक्रता बढ़ने पर क्या होता है? हमको पता है फोकस दूरी कम होती है। जब वक्रता ही नहीं बढ़ेगी तो फोकस दूरी भी क्या होगी? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा है क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम होना। क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन कम होना। तो ये है इसके दो रीजन, या तो पक्षमापी पेशियां कमज़ोर हो गई होगी या फिर क्रिस्टलीय लेंस का लचीलापन क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा। अब है इसका निवारण। तो निवारण क्या होगा? वही, अगर पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है तो उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। अच्छा, कभी कभी आपने वो देखा होगा कुछ व्यक्तियों की आंखें वो ना तो दूर की वस्तु को साफ देख पा रहा है और ना पास की वस्तु को साफ देख पा रहा है। मतलब उसकी जो दोनों उसमें दोष पाए जाते हैं, ना तो उसको पास की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। तो ये भी कभी कभी कि किन्हीं व्यक्तियों के अंदर ऐसी समस्या देखने को मिल जाती है। तो जब उसको ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है ना पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, तब उसके इलाज के लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए लगाते हैं द्विफोक्सी लेंस। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस। अब द्विफोक्सी का मतलब क्या होता है? जिसमें दोनों हो, अर्थात उत्तल और अवतल। हमको पता है अवतल लेंस वो तो दूर की वस्तु को दिखाएगा, उत्तल लेंस पास की वस्तु को दिखाएगा साफ। तो जैसे ये कोई चश्मा है, ठीक है, ये कोई चश्मा है। अब इसमें जो ऊपर वाला भाग है, ऐसे नीचे आपने ऐसे देखा होगा राउंड वाला, कई चश्मों के नीचे होता है। ये नीचे वाला तो होता है उत्तल लेंस। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। और ये जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस अर्थात जब वो दूर की वस्तु को देखेगा तो ऊपर वाले में से देखेगा ऐसे करके तो उसको साफ दिखाई देगी, और जब पास की वस्तु को देखेगा ऐसे नीचे करके तब ये नीचे वाला कौन सा होता है? उत्तल लेंस। जब दोनों होते हैं उन्हें हम द्विफोक्सी लेंस कहते हैं। आई होप यहाँ तक ये थर्ड वाला भी रह गया होगा। अब एक है लास्ट 4 नंबर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक और देखते हैं लास्ट। अब है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद, अभी नाम तो सबने सुन रखा होगा। मोतियाबिंद क्या होता है? आइए इसको समझते हैं। तो हमारे जो नेत्र के अंदर जो नेत्र लेंस होता है पीछे की तरफ है, पुतली के पीछे नेत्र लेंस ये वाला, ठीक है। तो ये जो नेत्र लेंस हमको पता है पक्षमापी पेशियों के द्वारा जुड़ा रहता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो ये जो नेत्र लेंस है इसका रंग धुंधला होने लग जाता है। कैसा होने लग जाता है? धुंधला या सफ़ेद रंग का होने लग जाता है। धुंधला या सफ़ेद रंग का होने लग जाता है, जिसके कारण हमको वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। तो जो ये है सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो वस्तुएं हमको बाहर साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस रोग को हम कहते हैं मोतियाबिंद। अर्थात जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो क्रिस्टलीय लेंस है ये धुंधला या सफ़ेद रंग का होने लग जाता है। इसी रोग को हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो फिर इसका इलाज क्या है? तो इलाज के लिए आपने देखा होगा जब ऑपरेशन किया जाता है तो इस क्रिस्टलीय लेंस को बाहर निकाल कर नया क्रिस्टलीय लेंस लगा दिया जाता है, जिसको हम इंट्रा ऑक्यूलर लेंस भी कहते हैं। यह जिसका उपाय है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा। देखो इसके अंदर क्या होता है, यदि इसके अंदर जो लिक्विड है अगर सिर्फ ये खराब हो गया है तो केवल लिक्विड को बाहर निकाल कर दूसरा लिक्विड इसमें डाल दिया जाता है।
और या फिर अगर ये पूरा का पूरा लेंस ही खराब हो गया, नेत्र लेंस ही खराब हो गया, तो इसको निकाल कर दूसरा लेंस लगा दिया जाता है ऑपरेशन के द्वारा। ये होता है मोतियाबिंद। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसका एक अगला पार्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।